आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। जी हाँ, ये वही चैप्टर है यार जो केमिस्ट्री में पढ़ा है आप लोगों ने, कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें डिफरेंस होंगी। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपने वर्क डन पढ़ा था ना, आप जो नेगेटिव में पढ़ते हो यहाँ उस वर्क डन को हम पॉजिटिव में लेंगे, और जो वहाँ पॉजिटिव में पढ़ते हो वो वर्क डन का साइन हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। बात करेंगे उन चीज़ों की। तो थर्मोडायनामिक्स वर्ड समझते हैं यार, थर्मो 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 और डायनामिक्स। डायनामिक्स कहाँ पर आता है? जहाँ पे मोशन फ्लो इन्वॉल्व होता है। स्टैटिक्स कहाँ पे आता है? जहाँ पे मोशन या फ्लो इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब यहाँ पे हम हीट के थर्मल, मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर की बात है ना, और डायनामिक्स कहीं ना कहीं फ्लो हो रहा है। भैया टेम्परेचर की वजह से फ्लो किस चीज़ का होगा? हीट का। तो कहीं ना कहीं हम हीट के फ्लो की यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है ना, सबसे पहला वर्ड दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट जीरो, है ना जी। लॉज ऑफ मोशन में अपने अच्छे खासे क्वेश्चन करे होंगे ना कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है क्रिएट, तो आप बताओ कि एक्सेलरेशन कितना होगा। भैया इक्विलिब्रियम है तो एक्सेलरेशन तो वैसे ही जीरो होगा। खैर इक्विलिब्रियम है तो टेंशन बताओ, फोर्स बताओ, है ना, फ्रिक्शन बताओ, नॉर्मल बताओ, ऐसे आपने केस पढ़े होंगे लॉज ऑफ मोशन में। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट जीरो। जरूरी नहीं है फोर्स कुछ भी हो, कुछ भी, लेकिन नेट वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में यानी टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि जो नेट हीट ट्रांसफर होगी ना दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, फॉर एग्जांपल सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो नेट हीट ट्रांसफर है, मतलब सिस्टम कुछ हीट निकाल रहा है मान लेते हैं Q1, और सराउंडिंग इसको कुछ हीट दे रहा है मान लेते हैं Q2। तो जो ये Q1 Q2 है ना, ये बराबर होंगे। नेट हीट ट्रांसफर जीरो होगा, मतलब जितना उसने लूज किया था उतना वापस गेन कर लिया। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ? आइए अब थर्मल इक्विलिब्रियम समझ लिया, अब जीरोथ लॉ को समझते हैं। व्हाट इज मीन बाय जीरो? पहली बात तो ये देखो यार, ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ, है ना, 50वां लॉ, है ना, 100वां लॉ, 1000वां लॉ, ये तो थोड़ा लॉजिक बनता है, लेकिन ये जीरोथ लॉ है, ये क्या है समझते हैं। देखो असल में हुआ क्या, सबसे पहले फर्स्ट लॉ आया एंड देन सेकेंड लॉ कम्स, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका ये लॉ आया था जिसको पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसको स्टडी करने के बाद ये लगा कि यार ये तो बिल्कुल बेसिक लॉ की तरह काम कर रहा है। मतलब कितना अच्छा होता अगर इसको फर्स्ट लॉ से पहले खोज लिया गया होता, तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ और आसान हो जाते, लेकिन ये आया तीसरे नंबर पे है। अब क्या सोचा गया कि फर्स्ट को हम सेकंड कर देते हैं, सेकंड को थर्ड कर देते हैं और इसको फर्स्ट कर देते हैं। तो इतने ज़्यादा आगे पीछे शिफ्टिंग करने से अच्छा सोचा क्यों ना इसको जीरो नाम दे दो, जीरो से स्टार्टिंग हो रही है, तो जी इसीलिए इसका नाम पड़ गया जीरोथ लॉ। ये क्या कहता है? बड़ी सिंपल सी बात कहता है, बड़ी सिंपल सी बात कहता है। क्या कहता है? हमारे पास मान लेते हैं जी दो बॉडीज़ हैं, एक A है एक B है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये कहता है कि मान लो A जो है कोई तीसरी बॉडी भी है C, ये कह रहा है C तीसरी बॉडी है C, ये कह रहा है C A का भाई है, ठीक है, और जो C है वो B का भी भैया है। C A का भी भाई है, C B का भी भाई है। रिपीट कर रहा हूं, C A का भी भाई है और C B का भी भाई है, सगा भाई है। तो A और B में क्या रिश्ता हुआ? A और B के बीच में क्या रिश्ता हुआ? ये दोनों भी तो भाई ही होंगे ना, ये दोनों भी तो भाई ही होंगे। तो जी यही कहता है ये लॉ, ये कहता है कि अगर कोई एक बॉडी A किसी बॉडी थर्ड बॉडी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सिमिलरली बॉडी B भी किसी थर्ड बॉडी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। स्टेटमेंट देखो, इट स्टेट्स दैट इफ टू बॉडीज A एंड B आर सेपरेटली अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी C, अगर A और B अलग अलग से किसी बॉडी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब अगर A और C के बीच में नेट हीट ट्रांसफर जीरो, सिमिलरली B और C के बीच में भी नेट हीट ट्रांसफर जीरो, तो A और B के बीच में भी नेट हीट ट्रांसफर जीरो होगा। यही कहा था जीरोथ लॉ ने। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? अब ऐसा कब हो सकता है जी? हमें मालूम है नेट हीट ट्रांसफर जीरो कब होगा? जब दो बॉडीज का टेम्परेचर आपस में बराबर हो, है ना। प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज जो जनरली नीट वाले बच्चे पढ़ते हैं और नीट और जेईई में एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उन्होंने क्या कहा था कि किसी दो बॉडी का अगर टेम्परेचर सेम है, किसी दो बॉडी का टेम्परेचर अगर सेम है
तो उनमें नेट हीट ट्रांसफर जीरो होता है। तो नेट हीट ट्रांसफर जीरो होने का सिंपल सा क्या मतलब है कि जो इनका टेम्परेचर है वही इसका टेम्परेचर है। क्लियर हुआ ना? दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे हैं तभी उनके बीच में नेट हीट ट्रांसफर जीरो है। अब यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि नेट हीट ट्रांसफर जीरो है क्योंकि टेम्परेचर सेम है, यानी कि अगर टेम्परेचर सेम नहीं होता तो हीट का ट्रांसफर होता। यहाँ पे हीट का ट्रांसफर ना होने की वजह क्या है कि टेम्परेचर सेम है। मतलब कि अगर टेम्परेचर सेम नहीं होता तो हीट का ट्रांसफर हो जाता। इसका मतलब इन्होंने एक बात कही जीरोथ लॉ ने कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है बिसाइड ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, है ना, एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर वॉल्यूम को छोड़ करके जो कि अकेली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फ्लो ऑफ हीट के लिए। वो कौन सी क्वांटिटी है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है तभी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो जीरोथ ने क्या कहा था? जीरोथ ने क्या कहा था कि देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर वो डायनेमिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हीट का फ्लो होगा। सो टेम्परेचर इज डायनामिक प्रॉपर्टी which is responsible for flow of heat। यानी टेम्परेचर ही एकमात्र फिजिकल क्वांटिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हीट के ट्रांसफर के लिए। तो जी ये था अपना जीरोथ लॉ। आइए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ की तरफ। अभी बात करते हैं अंदर की एनर्जी की। अंदर की एनर्जी, सिस्टम है, बॉडी है, उसके अंदर की एनर्जी क्या होता है? देखो हमें मालूम है कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, भसड़ मची पड़ी है आपस में सारे पार्टिकल्स में, है ना। ये जी गुत्थम गुत्था हुए पड़े हैं, कोई किससे टकरा रहा है, कोई किससे टकरा रहा है, कोई किससे रिएक्शन कर रहा है, कोई किससे बॉन्ड बना रहा है, एक सारा खेल चल रहा है। तो बॉडी के अंदर की जो टोटल एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी, उसी को हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। अब एनर्जी के नाम पे फिजिक्स में तो दो ही एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल, है ना जी। तो हमें क्या कहना चाहिए कि सम होता है ऑल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल की, उन सब का सम ही क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी। अब केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग कुछ पढ़ते हो क्या कि जी जितनी बॉन्ड एंथैल्पी है प्लस रिएक्शन, जो भी कुछ एनर्जी होती है ना, बॉन्ड एनर्जी, फ्यूजन एनर्जी, जितनी भी आप चीज़ें पढ़ते हो, वहाँ तो डेफिनेशन कुछ और, यहाँ कुछ और नहीं, डेफिनेशन वही चेंज नहीं हुई है। देखो यहाँ पे एक वर्ड है इंटरनल मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। हमें मालूम है बॉडी में दो तरह की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल। काइनेटिक वो जो मोशन करने की वजह से आती है, और पोटेंशियल वो जिसकी वजह से मोशन हुआ। तो भैया किसी मॉलिक्यूल में अगर कोई रिएक्शन हुआ, कोई बॉन्ड फॉर्म हुआ, है ना, कोई अगर मॉलिक्यूल में कोई मॉलिक्यूल दूर दूर गए हैं या मॉलिक्यूल पास पास आए हैं या बॉन्ड बना है ना, बॉन्ड एंथैल्पी वगैरह कुछ भी लेते हो, तो उसमें उस एनर्जी की वजह से भी तो मॉलिक्यूल्स आगे पीछे मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, उन सारी एनर्जीज़ को, जो भी एनर्जीज इन्वॉल्व है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन में कुछ एनर्जी आई हो ना, बॉन्ड एंथैल्पी हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, तो उन सब एनर्जीज के सम को हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि मोशन होगा तो कौन सी एनर्जी जनरेट होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको लिखते हैं हम NCV डेल्टा T से। CV आपके पास क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है बिना उसका वॉल्यूम चेंज किए, तो उस हीट को हम क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। और एन तो जी मालूम है अपनों को, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ये तो बचपन से पता है। यूनिट क्या हो जाएगी? एनर्जी की बात कर रहे हैं, जूल हो जाएगी, है ना, जूल। अब क्या लिख दिया मैंने? जी, जैसे लिखते हैं ना, ठीक है। अब अगर हम बात करें आइडियल गैसेस के लिए, है ना, अगर इस इक्वेशन को अप्लाई करें हम फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, तो जी पता होनी चाहिए कि आइडियल गैस के
मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ना आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ना रिपेल करते हैं, ना वो कोई रिश्ता बनाते एक दूसरे से, बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। उनके बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। ये सब हम केटीजी में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे आप, केटीजी में अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह का कोई भी अट्रैक्शन, इंटरेक्शन, रिपल्शन होता ही नहीं है, किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता। तो अगर किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 होगी। तो इसमें आइडियल गैस में क्या होगा? एज देयर इज नो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, एज देयर इज नो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जब इंटरेक्शन ही नहीं है तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं होगी। नहीं, इंटरनल एनर्जी तो होगी, पोटेंशियल एनर्जी कोई नहीं होगी। मॉलिक्यूल्स तो मूव कर रहे होंगे ना, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं, तो वेलोसिटी तो होगी ही आइडियल गैस के पार्टिकल्स की, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लगता है किसी फोर्स की वजह से, वो फोर्स जो मोशन कराना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स ही इन्वॉल्व नहीं है मोशन कराने के लिए। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी तो जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगी? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। किसके लिए? आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। और जी कैसे निकालेंगे आगे पढ़ेंगे हम, F/2RT फॉर्मूला आता है, टेंशन ना लो, आएगा आगे। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी में कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की तरफ।